So I am Minesh and I am welcome you all in this first class M2R5 that is based on the second paper of O level. आप लोगों को आज की क्लास में ये निर्देश दिए जाएंगे, ये बताया जाएगा कि अगर आप O लेवल पढ़ रहे हैं और अगर आप लोगों का R5 सिलेबस है तो आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, और बीच बीच में मैं आपसे लाइव सेशन लेता रहूंगा। आपके डाउट्स, प्रॉब्लम्स जो भी किसी के हैं वो सब हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन क्लासेस में आप लोगों को आने वाले 5-6 दिन में कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक कवर करना है, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी को भी कुछ पूछना हो, तो आप अपनी क्लास के दरमियान नीचे अगर सबसे मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं तो सबसे लास्ट में एक 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उन्हें क्लिक करिए। उन डॉट्स में रेज हैंड ऑप्शन आता है, आप उसे क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट को पूछना है या कौन मेरे से बात करना चाहता है, अपने सवाल रख सकता है वो। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सवाल पूछने हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए एक बार रेज हैंड करके देख सकते हैं, फिर उसको रेज डाउन कर दीजिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो चलिए अब क्लास शुरुआत की जाए, कैसे पढ़ना है M2R5। किसी को एडमिशंस को लेकर कोई इश्यू तो नहीं है? सबने अपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया? आई होप सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर गया है। कोई पुराना या नया स्टूडेंट्स हो, किसी को एडमिशंस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो वो जरूर पूछ ले। सबसे पहली चीज, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम नेलिट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको बता दें, नेलिट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को आप लोगों को भरना होगा। यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब आप लोगों को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता दें कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नेलिट को भेजना नहीं होता। ये फॉर्म सिंपल अप्लाई हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ नेलिट को भेजना नहीं है, बस अप्लाई कर दीजिए। इसकी 500 रुपीज फीस कटेगी और इसमें डायरेक्ट मोड चूज करिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को चूज कर लेंगे तो फॉर्म की फीस और फॉर्म की सारी फॉर्मेलिटीज इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएगी, तो इंस्टीट्यूट अपना उसमें कमीशन ऐड करेगा। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो सब कैसे सही करेंगे या किस तरीके से पाएंगे, आप लोग YouTube पे जाइए, मेरे चैनल को सीखिए और चैनल की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये रही प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढिएगा तो एक प्लेलिस्ट मैंने स्पेशली बना रखी है जिसका नाम है नेलिट न्यूज। उस प्लेलिस्ट को आप लोग ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको इस पे अवेलेबल मिलेगी। तो वो नेलिट न्यूज वाली जो प्लेलिस्ट है उसी में तीसरा या चौथा, ये देखिए ये रहा, इसी में अगर आप गौर करेंगे तो आपको तीसरा या चौथा मिल जाएगा। ये देखिए ये है आप लोगों का वीडियोस जिसमें आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि आप लोग ओ लेवल कैसे कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसमें आपको R5 के सिलेबस को किस तरीके से फिल करना है या क्या करना है, या फिर आप लोगों को घर पे रहकर कैसे फॉर्म भरना है, डैशबोर्ड कैसे बनाना है, ये सब आपको करना होगा। डैशबोर्ड जो होता है वो अभी तक बना के रख लीजिए। अगर सारी चीजें सही हैं, बहुत ध्यान से आप अपनी ईमेल आईडी, अपने नाम की स्पेलिंग, ये सब चीजें प्रॉपरली देख लीजिए तो ही डैशबोर्ड को लॉक करिए। बिकॉज एक बार वो लॉक हो गया फिर आपको अपना नाम या करेक्शन कराना बड़ा टेढ़ी खीर होती है। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। पेपर लॉक जो होंगे वो होंगे आप लोगों के अप्रैल और मई में। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दूंगा, उस बीच आप 2 पेपर, 3 पेपर या 4 पेपर लॉक कर सकते हैं। क्लियर? तो सिर्फ अभी के लिए फिलहाल बस इतना काम करना है आपको कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अपना डैशबोर्ड लॉक कर लीजिए। सिंपल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ओ लेवल में M2 पेपर कैसे काम करता है। M2 पेपर क्या है, क्या पढ़ना है, अभी आप लोगों को किन किन चीजों को ध्यान देना है। तो M2 पेपर में आप लोगों का जो सिलेबस है वो R5 का वो बढ़ गया है काफी इन कंपेरेटिव टू R4। तो R5 के सिलेबस में अगर मैं नीचे थोड़ा सा ड्रैग करूं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या सिलेबस है। हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट्स पढ़ेंगे, हमें पूरी कहानी या पूरी पूरी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर M2 का सिलेबस खुला हुआ है, आप देख रहे होंगे। M2 के सिलेबस में टोटल 5 मॉड्यूल दिए गए हैं। इस 5 मॉड्यूल में सबसे आसान मॉड्यूल पहला और आखिरी है, लेकिन सबसे कम नंबर आते हैं इसमें। इसमें लिख तो दिया इन्होंने फोटोशॉप और फोटो एडिटिंग और ये सब। आपको बता दें इस बार जो पहली बार जैन में एग्जाम हुआ था तो इससे सिर्फ 2 नंबर का आया था
60 में। तो इसीलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला पोर्शन है वो आप लोगों का ऊपर के 2 टॉपिक्स हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा, और थोड़ा सा वेब ब्राउजिंग में भी, इन्हीं में सबसे ज्यादा पोर्शन आपको कवर करना है। और यही सबसे मतलब कह सकते हैं इजी पार्ट है, आप आराम से उसे समझ पाएंगे। तो आप लोगों को जब शुरुआत करनी है, कैसे शुरू करना है वो मैं सब बता रहा हूं। एक चीज और, आप लोगों को अपने, जिनके पास लैपटॉप है उसको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है सबलाइन। तो सबलाइन जो सॉफ्टवेयर है या टेक्स्ट एडिटर कह लीजिए, ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ये आपको काम आएगा अपने सॉफ्टवेयर या एचटीएमएल के पेजेस बनाने में। या फिर एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो आपके सिलेबस में है उसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। आप लोग यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ है, ये रहा, कि आपको नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन, ये दोनों एडिटर्स होते हैं। इनमें वेब पेजेस बनते हैं, वेबसाइट बनाई जाएगी, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इनका एंड्रॉइड वर्जन भी आता है। मान लीजिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो कैसे करें, कैसे वेब पेजेस बनाएं, कैसे प्रोग्रामिंग करें, तो आपके एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में भी ये ऑप्शन दिया है। तो आप वहां से भी आप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पे भी टाइप करके अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर नहीं भी होगा तो काम चलेगा। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपने ऐप में रहकर ये सारा का सारा करना है। तो आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप लोग अपने वीडियोस को इसमें ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है बच्चों, जब आपके पास टाइम मिल रहा है तब आप लोग उसे देख लीजिए। और एक और अच्छी चीज ये भी रहती है कि इसमें नेट की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। कैसे आप लोग पहले मोबाइल वर्जन पे देख लीजिए, फिर आप लोगों को डेस्कटॉप वर्जन पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप लोगों ने ऐप ओपन कर लिया, आपके सामने इंस्टीट्यूट का ऐप है। और इस ऐप में आप लोगों को M2R5 का पेपर या जो भी आपने पेपर्स बाई किए हैं वो आपके नीचे सबसे बॉटम में प्रोफाइल दिखता है, उस प्रोफाइल में चले जाइए। प्रोफाइल में कोर्सेज दिखते हैं, इस कोर्सेज में चले जाइए। जितने भी कोर्सेज आपने बाई किए हैं वो सब एक साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पहले प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल के अंदर कोर्सेज पे जाइए और आप अपना वो जो भी कोर्सेज हैं वो आपको वहां से दिख जाएंगे। अब आपने जो बाई किया है या जिस पर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है M2R5। M2 का मतलब है मॉड्यूल 2 और R5 का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस 5। ये रहा M2R5 में आपको यहां कंटेंट दिखाई देगा। इस कंटेंट में 62 वीडियोस हैं और 36 फाइल्स हैं। आप इसको ओपन करेंगे, इसमें सबसे ऊपर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा फुल पीडीएफ नोट्स, नीचे प्रैक्टिस सेट, और ये गेस्ट पेपर है लेकिन ये बाद में अपलोड होगा। अभी के लिए मैंने इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस सीट डाल रखी है और अभी मैं इसमें आप लोगों का जैन वाला पेपर भी अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? अब आपको करना क्या है, यहां पर आप लोगों को मैंने सीरियल नंबर सेट कर दिया है आप लोगों के लिए, नंबर 1 2 3 4, और साथ ही साथ ये लास्ट है 8 तक, यहां तक। अभी का काम आपको सिर्फ ये 8 वीडियोस देखने हैं, 1 से लेके 8 तक बस। क्या क्या है इन वीडियो में, क्या क्या होगा, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, सारा कुछ बताऊंगा। तो आपको ये तो पता चल गया हमें कितना पढ़ना है। आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं इन वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। जिसको जो नहीं समझ आ रहा या वीडियो में उस टॉपिक को नहीं समझ आ रहा तो उसको दूसरी लैंग्वेज में समझना है, वो सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ HTML का रिविजन जो है 8 तक, यहीं तक आपको सिर्फ पढ़ना है बस। जब आप ये 8 वीडियो एक साथ सब देख लें, अब उसके बाद फिर आप आएंगे फिल पीडीएफ नोट्स पर। यहां आपको हिंदी और इंग्लिश 2 फोल्डर्स मिलेंगे। जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं जाहिर है वो हिंदी वाले फोल्डर्स में चले जाएंगे, और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो लोग इंग्लिश वाले फोल्डर में आपको सारा कंटेंट मिलेगा। अब मैं आपको ये चीज अपने एप्लीकेशन के थ्रू दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। ये रहा, सबसे पहले हिंदी वाले फोल्डर्स वाले बच्चों को ध्यान देते हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ कब देखने हैं, ये पीडीएफ आपको देखने हैं जब आपने वो 8 वीडियोस फिनिश कर लिए तब। ठीक है, सबसे पहला पीडीएफ जो है वो है इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है।
इंटरनेट का एक छोटा सा इतिहास है, जिसमें कि आप लोगों का इंटरनेट शुरुआत कैसे हुई, कैसे पहले यूएस डिफेंस एजेंसी ने एक आरपानेट संस्था बनाई, फिर उसमें 4-5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया, धीरे-धीरे करके कैसे विकास हुआ, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको इसे बस सिंपल पढ़ लेना है, इसकी कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। इसमें जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, इसकी 2-4 लाइनें आप भले ही नोट कर लीजिए, जैसे आरपानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं। कब बना, थोड़ा बहुत और। तो ये आप लोगों ने जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री, वो ले लिया। इसमें पूरी कहानी दी गई है, किस किस सन से क्या क्या, मतलब यूं कह सकते हैं क्रांति हुई, किस किस तरीके से कौन सी चीजें आई। कभी भी कोई क्वेश्चन अभी तक ओ लेवल में डेट से जुड़ा हुआ नहीं आया कि आप लोगों को बताना है कि भाई इंटरनेट में बिटकॉइन या बिटनेट्स कब लॉन्च हुआ, ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ, ये जरूर पूछ लिया जाता है कि आर्ची या पहला जो आपका वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को ये चीजें आपको मिलेंगी पढ़ने को कि मोसाइक जो है, देखिए इसमें दिया गया है कि ये पहला ग्राफिक्स पर आधारित वेब ब्राउजर है। तो ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ लेने हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। आगे तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आप लोगों को क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें एक शब्दावली भी दी गई है, इसको आप लोग नोट्स के फॉर्म में जरूर बना लीजिए। शब्दावली का मतलब है क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस बार आया था पैच, कि अगर इंटरनेट पे या कभी भी कोई सॉफ्टवेयर जो है उसमें बदलाव होता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, तो उस अपग्रेड को करने को क्या कहते हैं। आप लोग भी देखते होंगे व्हाट्सएप पे अपग्रेडेशन आते रहते हैं, तो वो पैच कहलाता है। आप नेट से उसे अपग्रेड कर देते हैं तो पुराने वर्जन से नए वर्जन में बदल जाता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स, ये पुराना वाला जो था R4, उसमें ये 3 नंबर का सवाल बहुत बार पूछा जाता था। स्पैम मेल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक कह सकते हैं अवांछित मेल, आप लोग देखते होंगे आपके पास मेल आईडीज हैं, मैं जो मेल भेजूंगा वो आपके इनबॉक्स में आके रख जाएगी, लेकिन कंपनी अपनी प्रमोशंस मेल भेजते रहेगी, 26 जनवरी के ऑफर या दुनिया भर की जो बल्क एसएमएस के टाइप के आपके मेल आती हैं। तो ये सब हमारी जरूरत की नहीं है, कंपनी किसी को एक को नहीं भेजती, स्पैम में पूरे लोगों को भेजती है, तो वो सारी मेल हमारे स्पैम फोल्डर में जाके सेव होती है, वो 30 दिन बाद अपने आप डिलीट होती है। इन मेलों को हम लोग स्पैम मेल कहते हैं। क्लियर? तो ये बहुत छोटा सा है, ये आज ही भर में आप लोग खत्म कर पाएंगे, थोड़ा सा ही नोट करना है। सबलाइन टेक्स्ट, ये जो आप पीडीएफ देखेंगे, ये जो पीडीएफ है सबलाइन टेक्स्ट वाला, इसमें आपको जो सबलाइन सॉफ्टवेयर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा सबलाइन, कहीं मेरे इसमें पड़ा होगा, और नोटपैड, कोई भी एक आप ले आप नोटपैड प्लस प्लस कोई भी एक चीज आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आप लोगों को फाइल न्यूज पे यहाँ पर ये जो मिलेगा, ये वो जगह है जहां पर आपको अपने HTML के कोड टाइप करने हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे अच्छी चीज बच्चों ये रहती है कि इसमें आपको पहले देखने को मिलता है कहाँ से हमारा कोड शुरू है, कलर बदलते रहते हैं ना, तो कहीं गलतियां होंगी तो तुम्हें आपको पकड़ में आ जाएंगी थोड़ी। दूसरी चीज है, आप इसकी जगह नोटपैड में भी टाइप कर सकते हैं, आप नोटपैड लिख लीजिए और नोटपैड में आप अपनी प्रोग्रामिंग, यही प्रोग्रामिंग जो आपको यहाँ दिख रही है, ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग नोटपैड में भी आप लिखकर अपना प्रोग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। तो वो भी आसान है, लेकिन नोटपैड में बड़ा, इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा, मान लीजिए मैंने यहाँ कोई गड़बड़ी कर दी, टैग ओपन किया बंद नहीं किया, तो आपको इसमें नहीं पता चलेगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको दिखेगा, तब आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्टकट्स बहुत फास्ट काम करते हैं, इसमें अगर कोई चीज रिपीट करनी है तो तुरंत आप लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, तुरंत आप लोग पहला ओपनिंग टैग लगाएंगे तो क्लोजिंग अपने आप लग जाएगा, ब्रैकेट्स अपने आप काम करेंगे। तो ये सब बेनिफिट है, आप लोग यहीं से इसका आउटपुट भी चेक करा सकते हैं। तो सबलाइन या फिर आप लोग नोटपैड प्लस प्लस, वो भी कुछ ऐसा ही है। इनके बारे में एक पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाया, उसमें आप लोगों को ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा कि हाँ ये क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप लोग वो वीडियो देख लेंगे, सबलाइन वाला वीडियो देख लेंगे, ये सबलाइन है और इसका वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है। इसका वीडियो आप लोग पढ़ते चले जाएंगे तो नीचे यही मिल जाएगा, ये रहा टेक्स्ट एडिटर, ये दोनों वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें आपको बताया गया है कि ये सबलाइन काम कैसे करता है, किस तरह हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे या किस तरह। बच्चों इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इससे सिर्फ इतना बनता है, आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, एक तरफ लिखा होगा टेक्स्ट एडिटर और एक तरफ लिखा होगा नोटपैड प्लस प्लस, तो आपको मैच द फॉलोइंग में दिखेगा कि हाँ टेक्स्ट एडिटर हमारा नोटपैड प्लस प्लस है।
बस यही है। कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सबलाइन की डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि जब आप प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। क्लियर? अब जो मेन कोर्स चालू होता है वो मेन कोर्स आपका 4th नंबर से शुरू होता है कि इंटरनेट वेब डिजाइनिंग क्या है। बेसिकली ये पेपर आपका वेब डिजाइनिंग का है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को छोटे छोटे HTML के कोड से शुरुआत करनी है। तो यहां से आपकी क्लास चालू हो जाएगी। अब आप लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़ें, इसको पूरा 1 2 3 4, इसमें आपको टैग्स मिलेंगे। टैग्स क्या होते हैं मैं बता दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें कोई पिक्चर डालनी है अपने कंप्यूटर की वेबसाइट में। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट यही बच्चों जो आप लोग खोलते हैं, ये रहा हमारा ब्राउजर। जैसे हमने गूगल क्रोम खोल लिया, ये ब्राउजर है हमारा। मोबाइल में भी तो आपके ओपेरा और ये सब ब्राउजर रहते हैं। आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो आपने लिखा www.nilitcourses.com। ये जो ऊपर टाइप किया है आपने उसे कहते हैं URL। और ये जो आपके स्क्रीन पर खुलकर आई, ये है आपकी वेबसाइट का पहला पेज, जिसे आप लोग कहते हैं होम पेज। तो आपको ये वेबसाइट बनाना सीखना होगा। क्लियर? ये जैसे आपका दिख रहा है, इसमें आप लोगों को हाइपर लिंक्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज को पढ़ना है तो माउस उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है। बीच बीच में फोटोज पड़ी रहती हैं। ये सब कैसे आती हैं? इन्हीं को बनाना वेब पेज डेवलपमेंट कहलाता है। और ये चीज आप लोगों को HTML से शुरुआत करनी है, CSS और जावा तक ये पूरा इसी पे अपग्रेड होता रहेगा। तो मेन कोर्स आपका यही है जो यहां से शुरू होता है HTML के बेसिक से। तो अभी जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको सिंपल से टैग यानी कि छोटे छोटे टैग्स मिलेंगे। टैग्स का मैं ओवरव्यू दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के यहाँ पर एक हम लोगों ने बनाना शुरू किया। पहले ये सारी चीजें कॉमन है, सब में आपको लिखनी ही लिखनी है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक टैग लगा दिया बी। बी का मतलब बोल्ड। ठीक? और यहां पर मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट। और आप देखेंगे यहां देखिए बी अपने आप बंद हो गया। तो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें जो मैंने बीच में लिखा है ये बोल्ड होकर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आप जो भी कुछ यहां बनाएंगे, जैसे यहां मैंने बनाया सबलाइन में, इसको सेव करेंगे। सेव करते समय वो पूछेगा कि इसको किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ HTML के नाम से आपको इसे सेव करना है। तो मैंने फर्स्ट HTML, क्योंकि हम HTML वेब पेज बना रहे हैं। सबलाइन में आप HTML भी बना सकते हैं, DHTML भी कर सकते हो, HTML5 भी कर सकते हो, आप जावा का भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो एक कॉमन एडिटर है। तो हमने इसको फर्स्ट के नाम से सेव कर दिया। ठीक है? अब मैं जाकर जहां पर भी आपने सेव किया है, जिस भी फोल्डर में ये प्रोग्रामिंग आपने बनाई है, वो आपको पूरा वीडियो में मिलेगा। तो आप उस फोल्डर में जाकर उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो देखिए ये पूरा फोल्डर खुल गया। ये आउटपुट है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा गया है इसमें कि HTML इमेजेस, यहां से H2 हेडिंग है, यहां ऊपर लिखकर दिखा रहा है। ये टैग क्या कर रहा है? आपको H2 हेडिंग दिखा रहा है। अब अगर मैं H2 की जगह यहाँ पे टैग चेंज कर देता हूं, H1 टैग लगा देता हूं। अब आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा H1 टैग होता क्या है। अब मैंने यहाँ बदलाव कर दिया और जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखिए HTML हेडिंग बड़ी हो गई। तो ये टैग्स हमारे हेल्पफुल है। अगर मेरे को इस पिक्चर का साइज चौड़ाई बढ़ानी है तो मैंने 300 की जगह 500 कर दी। तो आप देखेंगे ये इमेज SRC टैग है जो फोटो के लिए होता है। देखिए फोटो बड़ी हो गई। तो बच्चों यही सारी चीजें आपको वीडियोस में समझाई जाएंगी और उसका थोड़ा सा रिवीजन भी है। और आपको इसमें 1 या 2 छोटे छोटे प्रोग्राम से वेब पेज बनाने के लिए भी मिलेंगे। अब मैंने 8 कह दिए तो इसका मतलब नहीं आप 8 बनाकर शांति से बैठ गए कि आज का होमवर्क खत्म। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते चले जाइए। आप स्पीड तेज करेंगे तो आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? तो मेन जो आपका टॉपिक है वो आपके 8 ये रिवीजन्स हैं। तो ये तो बात हो गई ये सारी चीजों की। और जो बच्चे इंग्लिश के हैं, अच्छा हाँ, हिंदी वाले में सबसे इंपॉर्टेंट PDF जो है वो आपकी ये है, HTML नोट्स इन हिंदी। तो जब इस PDF को आप ओपन करेंगे, इसी PDF से आपको पढ़ाया भी गया है। तो इस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो आपको हिंदी में सारे टैग्स विथ एग्जांपल के साथ मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को जो दिखाया बोल्ड, तो देखिए इसमें दिया गया है। आपको आराम से समझ आएगा कि ये टैग जो है ये आपके अक्षरों को बोल्ड करता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर ये सेम प्रोग्राम यहां से आप कॉपी भी करके अगर पेस्ट कर देंगे, वैसे तो आपके ऐप से कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कॉपी पेस्ट का मतलब ये हुआ कि सेम एज इट इज आप यहां छाप देंगे तो भी आप चला देंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। बस ये इन्वर्टेड कॉमा थोड़ा सा सही करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे गलतियां होती हैं, तो ये सबलाइन हमारी मदद करता है कलर्स को चेंज करके। बस बन गया हमारा प्रोग्राम।
तो ये आपको पढ़ना है सबसे पहली चीज। अब ये तो बात हो गई हिंदी वालों की। इंग्लिश वालों बच्चों के लिए आपको वही सारी चीजें इंग्लिश में मिल जाएंगी। कंप्यूटर का या इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, यहाँ पूरे नोट्स बने हुए हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, आप हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, इसी में आपको सबलाइन वाला भी मिल जाएगा। और जो सबसे अच्छा जो आपको लिए इंग्लिश में ट्यूटोरियल है, वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए HTML3 का ये जो ट्यूटोरियल है ये इंग्लिश के टैग्स के लिए है। लेकिन बच्चों आपको बता दें HTML में आपको बहुत सारा मिलेगा। मैंने जो आपको बताया या बना रहा हूं वो सिर्फ मैं उतना पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। आप कभी ये मत सोचिए कि हमें पूरा खत्म करना है। वेबसाइट डेवलपमेंट बच्चों एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, तो हमें वो टैग खत्म करने हैं जो हमारे सिलेबस में है। आपको वेबसाइट डेवलपर नहीं बनना है, आपको O लेवल पास करना है। तो आप अननेसेसरी वो चीजें ना पढ़ें जो आपके सिलेबस में नहीं आती। तो अभी तक जो मैं आपको वीडियोस दिए हैं उन वीडियो से आपका इतना पोर्शन लगभग कवर होगा। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो मैं आपको इसमें मार्क करने जा रहा हूं वो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। पहले तो ये HTML का बेसिक, ये वाला। दूसरी चीज, इस वाली ऊपर वाली लाइन में अगर आप देखें तो क्लाइंट और सर्वर स्क्रिप्टिंग पेजेस क्या होते हैं इनके बारे में। डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, जो आपकी पड़ी है वैसे ही रहेगी। डायनेमिक का मतलब होता है यूजर के अकॉर्डिंगली वेबसाइट चेंज होती है। जैसे आप फेसबुक है, आज आप फेसबुक लॉग करेंगे तो आपका अलग तरह से दिखेगी, 5 मिनट बाद फिर लॉग इन करेंगे अलग तरीके से दिखेगी। तो वो स्क्रिप्टिंग चेंज होती रहती है, ये डायनामिक है। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होते हैं, इसका मतलब पता करिए। अगर आप कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट को अगर आप अपने फोन पे खोलते हैं तो वो अलग तरीके से खुलती है। अगर वही वेबसाइट टैबलेट में खोलते हैं तो वो अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि वेबसाइट अगर स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन का जो साइज है उसके हिसाब से फोटो टैग ये सब चीजें सेट हो जाती हैं। इसी को हम रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस डिजाइनिंग कहते हैं। तो ये एक बेनिफिट है और ये छोटा सा आपके इस बार आना है। पिछली बार ये मिस हुआ था, इस बार ये आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से आप लोगों को ये सारी के सारे नोट्स यूज में लाने हैं। अब बच्चों आप में से किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो अपने किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने हाथ रेस करिए और जिसको जो भी टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछना है कि हमें ये नहीं समझ आया या हम इसको किस तरीके से पढ़ें, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अपना स्पीकर्स के लिए हाथ रेस करें। शिबू का सवाल है, शिबू अपना स्पीकर ऑन कर लें। सर हाँ, गुड इवनिंग शिबू। सर पाइथन का जो प्रोमो कोड सर मुझे देने वाला थे सर, वो नहीं मिला अभी तक। हाँ, वो एक्चुअली पाइथन का प्रोमो कोड अभी जनरेट नहीं हुआ है। मैंने M1 M2 का कर दिया है, लेकिन मेरे रिस्पांस में है वो जैसे ही जनरेट होगा 27 को मैंने शायद से बोल रखा है, जनरेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। बाकी M1 M2 चल रहे हैं आपके? हाँ सर। कोई दिक्कत आ रही है वीडियोस देखने में? नहीं सर। ठीक है। अजरुद्दीन का सवाल है। अजरुद्दीन बताइए क्या सवाल है आपके स्क्रीन पर। एक मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको ओके करने का ऑप्शन आता है, उसे एक्टिवेट कर लीजिए। अजरुद्दीन बताइए। सर मेरा एक सवाल था सर, मैं आज आपकी क्लास देख के तो उसमें OCR और OMR की देख रहा सर। ऑप्टिकल ये रीडर और रिकॉग्निशन में क्या अंतर होता है सर? देखिए वो कंफ्यूज करने वाली बात है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR पूछ रहे हैं क्या? हाँ, करेक्टर रीडर। OCR और OMR दोनों दोनों में अंतर है सर। इसमें रीडर और रिकॉग्निशन दोनों में आता है सर, तो दिक्कत हाँ, हो रही थी मैं पूछूं बहुत ही सर। सिंपल है। देखिए कुछ किताबों में रिकॉग्नाइजेशन लिया है और कुछ किताबों में रीडर दिया गया है। ठीक है, ये मेरे को भी कई लोगों ने पूछा है, कई लोगों में है, लेकिन जो सही वर्ड है वो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, OCR। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता क्या है पहले समझ लीजिए। आप इसे समझ लेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। जैसे कि कभी कभार होता है, आपने नॉर्मल स्कैनर देखा है, ठीक है। स्कैनर क्या करता है, आप लोगों को आज के डेट में आपके मोबाइल में भी तो स्कैनर दिए रहते हैं। आप उसे स्कैन कर लेते हैं तो वो पूरी की पूरी चीज स्कैन तो हो जाती है, लेकिन उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि आपने एक पेज स्कैन किया है और इस पेज के अंदर 2 लाइनें चेंज करनी है, तो आप चेंज नहीं कर सकते उसे, क्योंकि वो तो पूरी एज ए JPG फाइल या PDF फाइल के रूप में स्कैन होती है। लेकिन OCR एक ऐसा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एक ऐसा
तरीका एक सॉफ्टवेयर के साथ मिलता है कि आप स्कैनर को स्कैन करते रहिए और वो आपके अगर सिंपल से फॉन्ट हैं जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है वो पूरे जैसे कि आपने हाथ से लिख रखा है अच्छी राइटिंग में, तो वो पूरे के पूरे एक टीएक्सटी फाइल बना देता है और वो टेक्स्ट फाइल को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली ऑप्टिकल करेक्टर यानी कि लाइट की मदद से करेक्टर को रिकॉग्नाइज करने का काम है, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा था आपका, दूसरा कौन सा था? वही सेम है सर, ओसीआर और ओएमआर दोनों में सर रीडर और रिकॉग्निशन का ही दिक्कत थी बस। हाँ, वो भी वही है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये तो आपने देखा ही होगा। ऑप्टिकल मार्क क्या होता है? जो आप लोगों की किताबें हैं और ये जो आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो ये भी ऑप्टिकल मार्क हाँ रिकॉग्नाइजेशन है। तो ये बेसिकली क्या करता है, देखिए इसमें और लिखा भी है ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या रीडर, तो दोनों लोग यूज करते हैं। आपके उसमें जब मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों नहीं देंगे वो लोग, ये मैच द फॉलोइंग में अगर आएगा तो उसमें यही आएगा ऑप्टिकल ओसीआर, उसके बगल में आएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजर, बस आपको मैच कराना होगा। इसका क्या सीन है ये भी समझ लीजिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर कैसे काम करता है, थोड़ा सा प्रिंसिपल ले लिया करिएगा तो दिमाग में रहेगा। जैसे आप ओमार शीट है, आप लोग ओ लेवल के अभी पेपर देने जाएंगे तो आपको ओमार शीट मिलेंगी ऐसी, आप लोग पेन से उसे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। जब पेन से मार्क करेंगे तो ओमार कोई चेक नहीं करता, ओमार मशीन्स होती हैं, इसमें तो छोटी दिखा रही है, इस तरह की बड़ी मशीन्स होती हैं ऐसी। इन मशीनों में पूरा का पूरा बंडल ऐसे रख दिया जाता है आपकी, तो जो जो आप लोगों की कॉपीज हैं वो ऑटोमेटिकली इससे अंदर पास होती हैं और ऑप्टिकल मार्क जो ओमार रीडर है वो देखिए आप लोगों की एक शीट पास हुई, वो सीधा सिस्टम से कनेक्टेड होता है और वो डेटाबेस बनाता चला जाता है। आपने क्योंकि आप ओमार शीट में अपना रोल नंबर भी लिखते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं, तो उसने तुरंत उठा के एक आप लोगों की एक फाइल के रूप में डेटाबेस में जाके पीसी में स्टोर कर दिया। और इस तरीके से, और बहुत फास्ट स्कैनिंग होती है। फास्ट स्कैनिंग का मतलब है जैसे फोटोकॉपी की स्पीड है वैसे। अब इसमें देखिए गड़बड़ी क्या होती है, मैंने बच्चों को हमेशा कहा है कि जब आप ओमार शीट भरिए तो बिल्कुल साफ सुथरी भरिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कभी कभी गड़बड़ हो गई तो उसमें व्हाइटनर लगा देते हैं या फिर एक साथ दो गोले भर देते हैं जो गलत है। तो मशीन है, वो क्या करेगी, जैसे यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है, ये आपकी वो शीटों को रिजेक्ट कर देती है। अब शीट जब रिजेक्ट होती हैं तो कभी कभार रिजेक्ट शीट जो हुई है वो तो ठीक है, वहां एक एग्जामिनर होगा वो मैनुअली मिलाएगा और उसको फिर एंट्री मैनुअल चढ़ा देगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शीटें गलत वो प्रिडिक्ट कर लेती है, वो शीटें अलग नहीं होती, जैसे नोट मशीन अलग कर देती है नोट, तो उस केस में आपका गलत नंबर चढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ओमार्स सही ढंग से भरिए। समझ आ गया दोनों का क्या सेंस है? बिल्कुल सर, एक बात और पूछनी थी सर। बिल्कुल पूछिए। सर जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था सर, मैंने जुलाई 2019 में रजिस्ट्रेशन किया था अपना, ठीक तो है, आपने बताया था कि आपको पाइथन देना ही पड़ेगा। जुलाई 2019 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, 2 जुलाई, हाँ तो ठीक तो है। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था हाँ उसका एग्जाम अभी जनवरी वालों के लिए था ना? हाँ हाँ। हाँ अब तो आप मैं अब पहले बैच मतलब, में ही तो हैं आप लोग। हाँ अब मैं पहला बार अपना पहली बार ये एग्जाम देने जा रहा हूँ। जब आपकी वीडियोस वगैरह देख के ही मैं हमारी हिम्मत हुई है ये करने की। अरे हाँ नहीं चलो भाई, कर ऐसा लेते कुछ हैं। नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम हाँ चैनल को फॉलो करिए, अभी देखिए हाँ, वो सर्टिफिकेट भी आने की ज्वाइन सर उसमें भी। भरमार होती है, उसमें खूब सारे हैं। और इस जब भी एग्जाम देने कोई आता है मेरे एरिया के आसपास 30-40 किलोमीटर में, तो जरूर मिलने आता है। तो देखिए इसमें मेरा मानना ये है कि ओ लेवल को आप इतना बड़ा और इतना सीरियस कोर्स मत मानिए कि आप पूरी तरीके से मन तन धन से जुट गए। धन से तो चलो जुटे हैं, लेकिन आप मन और बाकी, क्योंकि मेन भाई ओ लेवल करता कौन है? ओ लेवल प्राइवेट में तो कहीं मांगा नहीं जाएगा, प्राइवेट में तो सब बीटेक वाले भरे रहते हैं। तो ओ लेवल वही बच्चा या वही करता है जो कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वहीं पे उसकी डिमांड है, भले वो रेवेन्यू ऑफिसर हो, भले वो एसआई हो, कुछ भी हो। अब आप कंपटीशन में सीएस पढ़ेंगे, जनरल स्टडी फिनिश करेंगे, मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे, या ओ लेवल की बैठ के आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके क्लास ज्वाइन करेंगे? अब इंस्टीट्यूट वालों को अगर आप कहेंगे कि हमें 6 महीने में खत्म कर दीजिए, वो नहीं खत्म करेंगे, उनको तो 1 साल चाहिए, क्योंकि उनको 1 साल की फीस चाहिए। आपके पास काबिलियत भी है, आप दिन भर में 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप कन्वेंस में जाएंगे आएंगे तो आपका 1 घंटा वो नहीं हुआ ना, वो तो आपका 2-2.5 घंटा वेस्ट हो गया। तो ये ऑनलाइन स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास अगर बाथरूम में भी टाइम है तो आप आराम से मोबाइल हेडफोन लगाकर अपना एक लेक्चर पूरा कर सकते हैं आराम से, और वो सबसे सुकून भरी जगह होती है, उसमें समझ भी ज्यादा आता है। दूसरी चीज, पीडीएफ
आपको इतने तरीके से लिखी हुई मिल जाती है कि अगर आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि वीडियो में हर चीज मैंने बिल्कुल एक तरह से प्रैक्टिकल ही रखी है। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि थ्योरी की तरह जैसे टीचर्स लोग पूरी कहानी बनवाते रहते ना। अगर मैं कुछ पढ़ाता भी है तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि उसका एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन चले, लाइव दिखे, तो वो चीजें जल्दी समझ आती हैं। तो आप उसके बाद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब जैसे मैंने अभी आपको इतनी देर में बता दिया, अगर आपसे कोई 3 नंबर का अगर कोई पूछ लेता है कि ओसीआर के बारे में समझाएं, तो अब आपके पास ठीक ठाक कंटेंट हो गया उसे लिखने का। तो आप फोटो वोटो बना के अपना समझा देंगे कि ऐसा ऐसा है। तो ये बहुत आसान और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सुप्रिया का थैंक यू। सवाल है। ओके, गुड बाय। सुप्रिया बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सुप्रिया जी, बताइए। सर एक्चुअली मेरे को पूछना था कि पहला तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया 31 दिसंबर को ही, जी बट जी, ये जो आपने सेकंड बोला कि डैशबोर्ड, वो क्या, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आया। बहुत आसान है। देखिए, जब आप कभी आपको आईडी वहां से मिल गई, निलिट की तरफ से आईडी आ गई है, मेल पर आ गई होगी सर आपका आईडी नंबर। सर वो मेरे को नीली वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा या फिर नहीं नहीं मेल नहीं आएगा? नहीं, आपको मेल आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ सर मेरे। मेल तो कोई नहीं आया है। आपने कब कराया है? 31 दिसंबर 31 2023। दिस नहीं तो 31 दिसंबर को आपकी आ गई होगी। देखिए, ये इस तरह की आती है, वहां से आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ना, आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। ये मैंने देखिए 11 तारीख को किया था, और 15 जनवरी को मेरे को वहां से निलिट वालों ने आईडी दे दी है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी मेल पे आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको पता नहीं चला होगा, या तो एसएमएस भी आता है इसका। तो आप अपनी जीमेल आईडी खोलिए और उस पे सर्च में ऊपर मारिए निलिट। तो निलिट की तरफ से जितनी मेलें होंगी वो सब आपको दिखने लगेंगी। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैंने जो वीडियो दिखाया ना, एक घंटे वाला जो आपको बताया था, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में डैशबोर्ड बनाने का प्रोसेस दिया है। वो कैसे होता है मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जब आईडी आपकी आ जाएगी तो आप न्यू यूजर पे जाइएगा। यहाँ से न्यू यूजर पे जाने के बाद आपके सामने ये न्यू यूजर पे गए, यहाँ पर आपसे पूछेगा कौन सा कोर्स है, ओ लेवल, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया है, ये सारी इंफॉर्मेशन भर के बस नेक्स्ट 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 कर दीजिएगा। आपसे पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। बस वही होता है डैशबोर्ड, और कुछ नहीं। ओके सर। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको लॉगिन करना है तो फिर अपना यहाँ से कैंडिडेट ले लिया, आईडी और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वो डाला और कैप्चा डाला, और लीजिए आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब आपको पेपर लॉक वगैरह सब यहाँ से होने शुरू होंगे। यहीं पर आपका पेपर लॉक की भी स्क्रीन आएगी, यहीं पे आपका टाइम टेबल भी आएगा, यहीं पे आपका कोर्सेस में, माई कोर्सेस में दिखाएगा कि आपने कौन कौन से कोर्सेस खत्म कर लिए, प्रोजेक्ट सबमिट हुआ नहीं, क्या है आपकी, आपने जो पिछले फॉर्म भरे हैं वो भी सब यहीं दिखाएगा कि ये आपका फॉर्म है, आपने ये पेपर लॉक किए थे, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा। ओके, ठीक थैंक है, यू सर। ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं सुधीर। सुधीर जी बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सुधीर। सर ओल्ड सिलेबस में हम कब तक एग्जाम दे सकते हैं? लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा जुलाई 21। बस अगर आपने इसमें नहीं क्वालिफाई किया तो ऑटोमेटिकली आपका नया सिलेबस कंसीडर होगा। थैंक यू सर। तो बच्चों, आज की एक इंट्रो क्लास थी, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं। और वैसे मैं जल्द ही आपका चैट रूम भी एक्टिवेट कर दूंगा। चैट रूम आप लोगों को जो ऐप मिला है, उस ऐप में चैटिंग की फैसिलिटीज है, जिसपे आप लोगों को लिंक आया होगा। मैं उसका चैट रूम एक्टिवेट कर दूंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट रूम में सिर्फ पढ़ाई की बातें किया करिए। सब वहां पर अपनी अपनी नेतानगरी करने लगते हैं, तो मुझे वो बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो चैट में बड़ा बेनिफिट रहता है। लेकिन उस चैट रूम में एक बेनिफिट और भी है, आपकी प्राइवेसी लीक नहीं होती। व्हाट्सएप पे अगर मैं ग्रुप बनाता हूं तो सबके फोन नंबर दिखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग सही ढंग से करेंगे तो मेरे को चैट रूम मैं ओपन कर दूंगा, आप लोग आराम से उसमें कोई टॉपिक, किसी को कोई टैग नहीं समझ आ रहा तो आप अपना डाल दीजिए। कोई ना कोई बच्चा स्मार्ट रहता ही है हर ग्रुप में, वो अपना जवाब देता रहेगा। नहीं हुआ तो फिर लास्ट में मेरे एंड से जवाब आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपको आपका काम पता चल गया होगा, और इसी के साथ साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नए कोर्सेस में एनरोल होने के बाद कोई भी दिक्कत आए, आप सब कभी भी बेहिचक मेरे को मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप में मैं भले ही लेट देखता हूं, लेकिन मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर करता हूं। ओके बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।
गुड नाइट सर, थैंक यू सर।